स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। और पहला चैप्टर ही हमने अभी शुरू किया है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि हमने ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो कवर किए हैं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, वियना संधि या फिर नेपोलियन संहिता जैसे टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्रांस में दोबारा से दो क्रांतियां होती हैं 1830 में और 1848 में, तो इसको हम समझेंगे। इसके अलावा 1830 में यूरोप के आर्थिक हालात कैसे थे ये भी हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा का महत्व। यानी हम ये समझने वाले हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले लोगों के मन में जो राष्ट्रीय पहचान की भावना का विकास होता है ना, इसमें भाषा का क्या रोल है, और इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। देखिए, पोलैंड की अगर हम बात करें ना, पोलैंड पर ना रूस का नियंत्रण था। रूस ने क्या किया, पोलैंड के स्कूलों से पोलिश भाषा को ना खत्म कर दिया, यानी पाबंदी लगा दी और रूसी भाषा को प्राथमिकता दिया। अब इस वजह से हुआ ये कि 1831 में पोलैंड के लोगों ने रूस के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन जो विद्रोह करने वाले लोग थे ना, यानी पोलैंड के जो लोग थे, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने क्या किया, अपना विरोध दिखाने के लिए जो चर्च के आयोजन होते थे ना, उन चर्च के आयोजनों में या जो धार्मिक शिक्षाएं होती थी उनमें इन लोगों ने पोलिश भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो रूस क्या करेगा कि जो पादरी होंगे और जो बिशप होंगे ना, इनको बंदी बनाएगा और इसके बाद इनको सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग रूसी भाषा का प्रचार करने से क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। तो इस इंसिडेंस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब रूस पोलैंड के लोगों को उनकी भाषा का प्रयोग करने नहीं दे रहा है, तो ये पोलैंड के लोग जो है ना, अपनी भाषा का प्रयोग करने के लिए संगठित होते हैं और संगठित होकर रूस के खिलाफ में क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसके खिलाफ में विद्रोह करते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलिश भाषा है ना, वो पोलैंड के लोगों को क्या करती है, एक साथ जोड़ती है, यानी उनमें राष्ट्रीय पहचान की भावना का विकास करती है। समझते हैं 1830 के दशक में यूरोप में क्या क्या आर्थिक समस्याएं थीं, यानी कि 1830 के दशक में यूरोप किस तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, उसके सामने किस तरह की आर्थिक चुनौतियां थी। तो सबसे पहली समस्या जो है ना, वो बेरोजगारी की है। इस समय यूरोप में बेरोजगारी काफ़ी चरम पे थी, मतलब नौकरी ढूंढने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी और रोजगार उससे काफ़ी कम था। ग्रामीण क्षेत्र से ना लोग निकलकर नौकरी पाने के लिए शहरों में आ रहे थे और इससे हुआ ये कि शहरों में कई सारी गंदी बस्तियां बन गई और यहाँ पे लोग जो थे ना, वो भूखे मरने को मजबूर थे। शहर की अगर हम बात करें यूरोप के, तो वहाँ पे जो लघु कपड़ा उत्पादक थे ना, उनको भी नुकसान हो रहा है। उनको नुकसान कैसे हो रहा है, तो इंग्लैंड से जो आने वाले मशीन से बने सस्ते कपड़े थे ना, उनकी प्रतिस्पर्धा ये लघु कपड़ा उत्पादक नहीं कर पा रहे। और वैसे अगर देखा जाए तो उस समय इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण का स्तर था ना, वो यूरोप के किसी भी देश से ना कहीं ज़्यादा ऊंचा था। यूरोप के इन इलाकों में एक और समस्या देखने को मिली, जहां भी कुलीन वर्ग के लोग रहते थे ना, यानी कि जहां पे कुलीन वर्ग सत्ता में था, उन लोगों ने क्या किया, किसानों का शोषण किया। कौन सी व्यवस्था के माध्यम से, तो सामंती व्यवस्था के माध्यम से। यानी 1830 का दशक जो है वह यूरोप के लिए काफी आर्थिक चुनौतियों भरा रहा। अब ऐसे ही स्थिति में क्या होता है, फ्रांस में दोबारा से क्रांति होती है। मैं दोबारा से क्रांति क्यों बोल रहा हूँ, आपको ख्याल होगा पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब दोबारा से 1830 में क्या हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति हो रही है। तो अब हम समझने ये वाले हैं कि 1830 में जो ये फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, इसके कारण क्या रहे। तो देखिए, 1830 में फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण है ना, वो मुख्य कारण रहा उस समय का राजा। उस समय का राजा था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी ना, इन्हीं नीतियों ने फ्रांसीसी क्रांति को क्या किया, जन्म दिया एक तरह से। ये करता क्या है चार्ल्स दसम, ये जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से जिन भी चीज़ों को समाप्त किया गया था, उनको ये दोबारा से बहाल करने का प्रयास करता है। जैसे जो कुलीन वर्ग के लोग थे या जो पादरी थे, उनको दोबारा से ये विशेषाधिकार देता है। और ऐसा ये क्यों करता है, ऐसा ये इसलिए करता है ताकि इसके शासन को वैधानिकता मिल सके, क्योंकि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो है ना, इसके शासन को सही ठहरा सके, और इसलिए ये कुलीनों को और पादरियों को दोबारा से विशेषाधिकार देता है। चार्ल्स यहीं पे नहीं रुकता है। चार्ल्स जो है वो क्या करता है, चर्च को ना
संपत्ति रखने का भी अधिकार देता है, यानी चर्च से जो संपत्ति वगैरह रखने का अधिकार छीन लिया गया था, वापस ये निर्णय करता है कि चर्च अपनी संपत्ति अपने पास रख सकता है। इसके अलावा पादरियों को कुछ और अधिकार दे दिए गए, जैसे शिक्षा के मामले में विवाह, जन्म, मृत्यु, ये सारे कार्यक्रम जो है वो पादरियों को दोबारा से सौंप दिए गए। इसके अलावा ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी घोषणा करता है कि जो लोग भी फ्रांस छोड़ के जा चुके हैं, अगर वो वापस आते हैं ना, तो उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसके कुछ और भी कारण हैं, वो हम देखते हैं। चार्ल्स जो है वो कहता है कि जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा, यानी जो बड़ा बेटा होगा ना, उसको जो पहले विशेष अधिकार मिला करता था ना, वैसे अधिकार दोबारा से दिया जाएगा। हालांकि उस समय का जो संसद हुआ करता था, उसमें निम्न सदन में ये बिल पास नहीं हो सका। इसने जो उदार मंत्रिमंडल थे ना, उनको भी इसने भंग कर दिया, यानी जो मंत्रिमंडल स्वतंत्रता की वकालत कर रहे थे लोगों की, उसको इसने भंग कर दिया। और इसने कई सारे अध्यादेश निकाले, यानी कई सारे ऑर्डर जारी किए, और उन अध्यादेशों के माध्यम से इसने संविधान का विरोध करने का प्रयास किया। यानी इसके जो भी अध्यादेश थे वो एक तरह से उस समय के संविधान के खिलाफ थे, और इसका नतीजा ये निकला कि जनता ने विद्रोह कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, इस क्रांति का अगर मूल कारण हम कहें ना, तो वो हम कहेंगे कि उस समय का जो शासक है, क्या नाम है उसका, चार्ल्स दसम। आपने देखा, चार्ल्स दसम। और इसकी जो प्रतिक्रियावादी नीति है ना, इन्हीं नीतियों की वजह से 1830 में फ्रांस के लोग जो हैं इसके खिलाफ दोबारा से क्रांति करेंगे या इसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। अब सवाल है कि फ्रांस में क्रांति हो गई 1830 में। अब इस क्रांति का नतीजा क्या निकला, इसका प्रभाव क्या हुआ? तो देखिए, इस क्रांति ने बुर्बो वंश का शासन जो है ना, हमेशा के लिए फ्रांस से खत्म कर दिया। अब बुर्बो वंश के जगह पर कौन आएगा सत्ता में? तो अब आएगा ओर्लियंस वंश, और ओर्लियंस वंश के ना लुई फिलिप को शासन सौंपा जाएगा। इसके अलावा जो पादरी होंगे, उनका संसद पर से और कई अन्य क्षेत्रों से प्रभाव जो है कम हो जाएगा। मध्य वर्ग का प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रांस अपनी विदेश नीति में भी बदलाव लाएगा, अपनी विदेश नीति को उदार बनाएगा, और लोकतांत्रिक नीतियों का फ्रांस अनुसरण करेगा। इस क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस पे ही नहीं पड़ा, बल्कि इस क्रांति का प्रभाव पड़ोसी देशों पर भी पड़ा। जैसे अगर आप देखें, यहाँ पर हम बेल्जियम की बात करते हैं। देखिए, बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, हॉलैंड के खिलाफ विरोध कर दिया। एक्चुअल में बेल्जियम जो था ना, उस पे ना हॉलैंड का कब्जा था। एक तरह से बेल्जियम गुलाम था किसका, हॉलैंड का। तो बेल्जियम के लोगों ने हॉलैंड के खिलाफ में विरोध कर दिया, और उन्होंने क्या पाई, आज़ादी पाई। इसी तरह से अगर आप पोलैंड की बात करें, तो पोलैंड भी किसका गुलाम था? पोलैंड जो है वो रूस के नियंत्रण में था। पोलैंड के लोगों ने भी आज़ादी के लिए रूस के खिलाफ विद्रोह कर दिए, हालांकि रूस ने इनके विद्रोह को कुचल दिया। इस क्रांति का प्रभाव इटली पर, स्पेन पर, पुर्तगाल पर और इंग्लैंड पर भी पड़ता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, उसने प्रतिक्रियावाद पर कड़ा प्रहार किया। प्रतिक्रियावाद का मतलब है कि वैसे प्रतिक्रियावादी शासक जिन्होंने क्या किया, पारंपरिक व्यवस्था को दोबारा से बहाल करने का प्रयास किया, उन सारे क्षेत्रों में वहां के आवाम ने उनके खिलाफ में विद्रोह किया। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस पे ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमने इसका प्रभाव बेल्जियम में भी देखा। इसका प्रभाव पोलैंड पर, इटली पर, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेते हैं, फ्रैंकफर्ट संसद। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, इसे ना एक कहानी के तौर पर हम समझते हैं। देखिए, इसकी कहानी ये है कि होता ये है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में जब क्रांति की लहर उठती है ना, तो जर्मनी में भी क्रांतिकारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और वो मांग करने लगे कि वैधानिक सुधार किए जाएं, यानी कानूनी सुधार किए जाएं। क्रांतिकारियों को ये बात अच्छे से पता था कि ऑस्ट्रिया जो है ना, वो उनका साथ देने वाला नहीं है। ऑस्ट्रिया साथ देने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय जो ऑस्ट्रिया का शासक था या ऑस्ट्रिया का जो मंत्री था ना, वो दोनों के दोनों निरंकुश शासन के पक्षपाती थे। यानी वो चाहते थे कि निरंकुश शासन व्यवस्था हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोगों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो। और इस वजह से 28 मार्च 1848 को फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई जाती है, और इसी राष्ट्रीय पार्लियामेंट में ना कुछ निर्णय लिए जाते हैं। और वो निर्णय क्या हैं? तो पहला निर्णय ये लिया गया कि जो जर्मन राष्ट्र है ना, उसके लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जाएगा। राजा को संसद के अधीन रखा जाएगा, और प्रसा का जो उस समय राजा था, जिसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, बोला गया कि इसे ना जर्मनी का सम्राट पद दिया जाएगा। लेकिन ये जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ है ना, ये काफ़ी डरपोक निकला, और ये ऑस्ट्रिया के डर से ना इस प्रस्ताव को इसने स्वीकार नहीं किया। जब इसने ऑस्ट्रिया के डर से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो देखिए, इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये जो पार्लियामेंट था ना, ये कुलीन वर्ग
और सेना का विरोध का सामना करने लगा। यानी इस संसद का कुलीन वर्ग और जो सेना है वो विरोध करने लगते हैं। संसद का सामाजिक आधार भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इसका एक मुख्य कारण रहा क्या, तो देखिए इस संसद पे ना सबसे ज्यादा प्रभाव था मध्य वर्ग का। लेकिन ये जो मध्य वर्ग है ना वो मजदूरों और कारीगरों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। यानी मध्य वर्ग मजदूरों और कारीगरों के खिलाफ था और इसलिए जो ये मजदूर हैं और कारीगर हैं ये भी इस संसद का समर्थन नहीं करते हैं। यानी इस संसद ने मजदूरों का और कारीगरों का भी समर्थन खो दिया और अंततः क्या करना पड़ा, इस असेंबली को यानी फ्रैंकफर्ट की संसद को भंग करना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो प्रयास किया जा रहा था जर्मनी के एकीकरण का, वो प्रयास एक तरह से क्या हो गया, नाकाम हो गया। जर्मनी का एकीकरण अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आगे मैं आपको जर्मनी का एकीकरण बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्रैंकफर्ट संसद की बात हो रही है ना, यहाँ पे भी जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया गया लेकिन वो प्रयास नाकाम रहा। अब आगे जाकर फिर से क्रांति होती है फ्रांस में और ये क्रांति होती है 1848 में। तो आप डेट ख्याल रखिए, फ्रांस में हमने 3 क्रांति देख ली, 1789 की, 1830 की और अब मैं बात करने वाला हूं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की। तो हम समझते हैं कि 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उस क्रांति का कारण क्या रहता है। तो इस क्रांति का जो मूल कारण है ना वो है जन असंतोष, यानी जनता में असंतोष। देखिए 1848 में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या रहा, जनता में असंतोष रहा। होता यह है, आपको याद होगा कि जो बुर्बो वंश की समाप्ति की गई ना, तो उसके बाद फ्रांस में सम्राट किसको बनाया जाता है, लुई फिलिप को बनाया जाता है। लुई फिलिप जो है ना वो उसने एक उदार संविधान बनवाया, लेकिन वो मताधिकार जो है ना वो केवल धनी वर्ग तक सीमित रखा। यानी वोट देने का अधिकार किसके पास था, केवल धनी वर्ग को था। इससे हुआ ये कि साधारण जनता को ना इसका कोई लाभ नहीं मिला और प्रतिनिधि सभा जो थी ना उसमें हमेशा मध्यम वर्ग यानी कि धनी वर्ग के लोगों की प्रधानता बनी रहती थी। और इसकी वजह से हुआ ये कि कानून बनाते समय जनसाधारण के हितों की कोई परवाह नहीं की गई। दूसरा कारण रहा मजदूरों की खराब दशा। देखिए ये वो समय है जब औद्योगिक क्रांति हो रही है। औद्योगिक क्रांति का फायदा पूंजीपतियों को तो मिला, लेकिन इससे मजदूरों की दशा जो है ना वो पहले की तुलना में और खराब होती गई। और इसी समय में ना एक समाजवादी नेता जो है ना वो उसका उदय होता है जिसका नाम है लुई ब्लॉक। लुई ब्लॉक क्या करता है, ये मजदूरों को संगठित करता है और संगठित करके आर्थिक असमानता के विरुद्ध ना आवाज उठाता है। लेकिन लुई फिलिप जो है उस समय का राजा, वो पूंजीपतियों का पक्ष लेता है। क्या समझा आपने, लुई ब्लॉक समाजवादी नेता है, वो मजदूरों को संगठित करता है और संगठित करके आर्थिक असमानता जो वहां पे मौजूद थी उसके खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन उस समय का जो राजा है लुई फिलिप, वो पूंजीपतियों का पक्ष लेता है और इससे होता यह है कि जो श्रमिक वर्ग है ना वो लुई फिलिप के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तीसरा कारण इस क्रांति का हम ले सकते हैं विरोधी राजनीतिक दल। देखिए लुई फिलिप जो है ना इसको राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसके पास बहुमत पूरा नहीं था। आधे सदस्य ही इसके पक्ष में थे और बाकी जो सदस्य थे ना वो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के थे और वो चाहते थे कि लुई फिलिप जो है ना उसको गद्दी से हटा दिया जाए और ये वहां पर अपने ढंग से शासन स्थापित करना चाहते थे। और इसीलिए इन लोगों ने भी क्या किया, जब विरोध भड़का ना किसके खिलाफ में, लुई फिलिप के खिलाफ में, तो इन राजनीतिक दलों ने भी उस विरोध का समर्थन किया या उस क्रांति को भड़काने में इन्होंने भी योगदान दिया। इसके अलावा एक और कारण था इस क्रांति का और वो है लुई फिलिप की गृह और विदेश नीति। लुई फिलिप ने ना बहुत ही शिथिल गृह और विदेश नीति अपनाई। इससे क्या हुआ, फ्रांस की ना इंसल्ट होने लगी, बेइज्जती होने लगी। मतलब फ्रांस की जो प्रतिष्ठा थी ना वो एक तरह से बिल्कुल मिट्टी में मिल गई और इस वजह से जो जनता थी ना उसने क्या किया, ये तय कर लिया कि अब इस राजा को क्या करना है, सिंहासन से उतारना है। और अंतिम कारण अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि लुई फिलिप की दमनकारी नीति और किसके खिलाफ में, समाजवादियों के खिलाफ में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप ख्याल रखिएगा, समाजवादियों की दमनकारी नीति नहीं बल्कि लुई फिलिप की दमनकारी नीति किसके खिलाफ में, समाजवादियों के खिलाफ में। देखिए समाजवादी जो थे ना उन्होंने अपने हितों के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया लुई फिलिप के खिलाफ और वो मांग कर रहे थे कि जो प्रतिनिधि सभा है ना उस समय की उसका दोबारा से निर्माण किया जाए और चुनाव पद्धति में भी सुधार किया जाए। लेकिन लुई फिलिप ना उनकी मांगों को मानने वाला कहाँ था, वो उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और उसने इन समाजवादियों को कंट्रोल करने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। अनेक समाजवादियों को उसने बंदी बना लिया। सरकार की इस नीति से लोगों में नाराजगी का भाव भड़का और इसी का नतीजा हुआ कि 1848 में लोग जो हैं वो लुई फिलिप के खिलाफ खड़े हो गए और विरोध करने लगे और इसी को आज दुनिया 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानती है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं और वो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। देखिए
यूरोप के लगभग सभी राज्यों में अगर आप नोटिस करें ना, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ ना, उसमें महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वो एकीकरण का प्रयास हो, लोकतांत्रिक संघर्ष हो या फिर संवैधानिक प्रयास हो, इन सारे प्रयासों में आपको महिलाओं की भूमिका देखने को मिलेगी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, इन्होंने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां की, विरोध में सभाएं करी, जुलूस किए, ठीक है। इन सबके बावजूद महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स है ना, वो वोटिंग राइट से उन्हें काफी समय तक वंचित रखा गया। वास्तव में महिलाओं को अधिकार दिए जाने के पक्ष में ना उदारवादी लोग भी नहीं थे। जो लोग अपने आप को उदारवादी कहते हैं, जो लोग व्यक्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, वो लोग भी इस पक्ष में नहीं थे कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया जाए। लेकिन महिलाओं ने अपने हक के लिए राजनीतिक संगठन बनाए, विरोध में सभाएं करी, जुलूस किए। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भी भूमिका ठीक ठाक रही है। तो आज की क्लास में मूलतः हमने क्या क्या समझा? आज की क्लास में हमने ये देखा कि राष्ट्रीय पहचान के विकास में भाषा किस तरह से योगदान देता है। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, परिणाम, प्रभावों को देखा। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को समझा हमने, और फिर फाइनली अभी हमने समझा राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या रही। अब इस चैप्टर के जो बाकी हिस्से हैं ना, जिसमें कि हमें मूलतः दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर करना है, और वो क्या है? इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि सीरियसली आप लोग पढ़ते रहें, और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।